नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी के अवस्थी जी को इसमें। तो दोस्तों आज जो है कि बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए जिसका भी 4 सितंबर को एग्जाम होने वाला है, उसके लिए एक क्वेश्चन पेपर लेके आए हुए हैं। जिस प्रकार से 26 तारीख को, 27 तारीख को, 28 तारीख को, उसके बाद 29, 30, उसके बाद 1 तारीख, 2 तारीख और 3 तारीख को जो क्वेश्चन पूछा गया है, सेम टू सेम उसी प्रकार का बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। तो इसे आप सभी पूरा कंप्लीट कर लीजिए आप सभी, और जितने प्रश्न बताएंगे उसे याद करके जाइएगा। प्रश्न आपके पेपर में आएगा यहां से। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी एक बार सेशन को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। इस मेहनत के लिए एक लाइक जरूर कीजिएगा फ्रेंड। देखिए आप सबको पता है कि आज अपना परिवार जो है युवा शक्ति, वो पूरे 5 लाख का परिवार हो चुका है, और ये आपकी प्यार और सपोर्ट की वजह से हम सभी यहां तक पहुंच पाए हैं, इस मुकाम को हासिल कर पाए हैं। आप सभी का बहुत बहुत आभारी रहेंगे, और आप सभी आज पूरे 5 लाख परिवार का आपसे सदस्य हो चुके हैं। दिल से आप सभी को धन्यवाद। तो चलिए आज की सेशन को हमसे शुरू कर लेते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है। अगर इन सेट में किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो अपना आंसर आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताते चलिएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी में। यहां पर कितना विधानसभा सीट है? 403 है। अगर लोकसभा सीट की बात किया जाए कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीट कितना है, तो याद रखिएगा 80 लोकसभा सीट है। और भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद की बात किया जाए ना, तो याद रखिएगा आप सभी अनुच्छेद 170 जो है, 170 जो है ये राज्य में विधानसभा गठन करने की बात करता है। तो विधानसभा का राज्यों में गठन किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 170 के तहत। यहां पर बिहार की बात आया हुआ है। अगर बिहार में विधानसभा सीट की बात किया जाए तो 243 बिहार में है, राजस्थान में 200 है, याद रखिएगा आप सभी, और मध्य प्रदेश में 230 आपको याद रखना है। और यहीं साइड में एक झारखंड याद रखिएगा 81 है, याद रहेगा आप सभी को। अगला है, निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एडम स्मिथ। याद रखिएगा अर्थशास्त्र का जनक या पिता कहा जाता है। बात समझ गए आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी देश का आर्थिक विकास निर्भर करता है। तो देखिए किसी भी देश का आर्थिक विकास जो निर्भर करता है, प्राकृतिक संसाधन, पूंजी निर्माण, बाजार आकार, ये सभी पर करता है। देखिए प्राकृतिक संसाधन की अगर बात किया जाए तो इसमें कच्चे माल और ऊर्जा स्रोत उपलब्ध होते हैं। पूंजी निर्माण की बात किया जाए तो कारखाना हो गया, मशीनरीकरण, यहाँ पर निवेश किया जाता है तो इससे उत्पादन की क्षमता बढ़ता है। अगर बाजार के आकार की बात किया जाए तो बड़ा बाजार जो कि ज़्यादा मांग पैदा करता है। तो ये सभी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला है, भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा किसके द्वारा दिया जाता है? ये किसको अधिकार है? तो ये अधिकार या दर्जा जो देता है वो चुनाव आयोग का ही कार्य होता है, याद रखिएगा। जैसे कि कह सकते हैं जो वोटर लिस्ट जारी करता है वो चुनाव आयोग ही करता है। तो किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा जो दिया जाता है वो आपका चुनाव आयोग के ही द्वारा दिया जाता है। अच्छा, राष्ट्रीय दल का दर्जा कब मिलता है पता है आप सभी को? सबको तो राष्ट्रीय दल का दर्जा नहीं मिलेगा, नहीं मिलता है। कम से कम 4 राज्यों में, कितने राज्यों में? 4 राज्यों में 6% वोटिंग होना चाहिए, याद रखिएगा। 4 राज्यों में 6% वोटिंग, प्लस में लोकसभा में उसको 4 सीट मिलना चाहिए। कितना? लोकसभा में 4 सीट मिलना चाहिए, तब जो कि उसको राष्ट्रीय दल का दर्जा मिलेगा। जैसे कि बीजेपी है, उसके बाद आईएनसी है यानी कि कांग्रेस हो गया, आप है, ये सभी क्या है? आपका राष्ट्रीय दल है, कोचिंग बंदरगाह स्थित है। राइट आंसर होगा मालाबार तट पर, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। भारत का एक प्रमुख प्राकृतिक बंदरगाह है आपका कोची बंदरगाह, और ये कहां पर स्थित है? केरल राज्य में स्थित है, याद रखिएगा आप सभी, केरल में मालाबार तट पर स्थित है। अगर कोंकण तट की बात किया जाए तो कोंकण तट जो है महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक का तटवर्ती क्षेत्र को हम से कोंकण तट कहते हैं। उत्तरी सरकार जो है ये आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश का जो ऊपरी भाग है, यानी कि अगर भारत का मैप बनाइएगा तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आंध्र प्रदेश है ये वाला क्षेत्र का, तो इसका ऊपरी भाग जो है उड़ीसा वाला क्षेत्र को हम सभी उत्तरी सरकार के नाम से जानते हैं। कोरोमंडल तट की बात किया जाए तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का पूर्वी भाग, जो अभी हम मैप बताएं, जो यहाँ तमिलनाडु है, यहाँ पर आंध्र प्रदेश है, तो इसी वाला भाग को हम क्या कहते हैं? कोरोमंडल तट कहते हैं। अगला है, मिलीबग किस फसल से संबंधित हैं?
तो मिलीबग जो है ये आपका सरसों से संबंधित है, याद रखिएगा आप सभी। ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। ये जो है आपका मिलीबग जो है ये आपका एक कीट होता है। क्या होता है? कीट होता है। और ये करता क्या है तो याद रखिएगा, जो सरसों होता है या अन्य तेलीय पदार्थ जो होता है, याद रखिएगा वो फसलों को क्या करता है? प्रभावित करता है ये। अगला है राज्यपाल का वेतन और भत्ता किस कोष से आता है? तो यहाँ पर समझने वाला सवाल है। यहाँ पर राज्यपाल की वेतन की बात किया गया है। तो राज्यपाल किसी भी राज्य में कार्य करता है और आपको पता है कि राज्यपाल एक या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। तो वहां पर उस केस में क्या होता है कि जब तक राज्यपाल है उसको राज्य की संचित निधि से वेतन मिलेगा, और राज्यपाल वो खत्म हो जाता है जब उसको भत्ता मिलने लगता है तो वो आपका भारत की संचित निधि से मिलता है। ये चीज ध्यान दीजिएगा आप सभी कि ना कि राज्य की संचित निधि से मिलेगा, क्योंकि उस समय वो कोई कार्य नहीं करेगा। तो कहां से मिलेगा? भारत की संचित निधि से। अगर वही प्रधानमंत्री हो गया, राष्ट्रपति हो गया, तो उसको भारत की संचित निधि से दिया जाता है। बात समझ गए? सामाजिक सुरक्षा एवं सामाजिक बीमा विषय है। तो सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा विषय जो हो जाएगा ये समवर्ती सूची का हो जाएगा। देखिए समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाता है, याद रखिएगा आप सभी। सामाजिक सुरक्षा एवं साझेदारी जो है ये आपका समवर्ती सूची का ही हिस्सा है। जैसे राज्य सूची की बात किया जाए तो राज्य सूची में क्या आ जाता है, जैसे कि पुलिस जो है ये राज्य सूची का विषय है। उसी प्रकार से स्थानीय सरकार जो होता है, याद रखिएगा आप सभी, क्या स्थानीय सरकार आपको बताएं, स्थानीय सरकार ये सभी जो होता है ये आपका राज्य सरकार का होता है। प्लस में स्वास्थ्य जो होता है, स्वास्थ्य ये भी आपका राज्य सरकार का ही होता है। अगर वही संघीय सूची की बात किया जाए, केंद्र सरकार की बात किया जाए तो रक्षा में जितने भी सेना है, थल सेना, वायुसेना, जल सेना, इसके अलावा विदेश नीति हो जाएगा, करेंसी हो जाएगा, इसके अलावा स्टॉक मार्केट हो जाएगा, बैंकिंग हो जाएगा, ये रेलवे हो जाएगा, ये सभी आपका संघ सूची का विषय है। बात समझ गए? अच्छा, अपशिष्ट सूची में क्या आता है तो याद रखिएगा अपशिष्ट सूची में जो ना संघ सूची, ना समवर्ती सूची, ना राज्य सूची में आता है उसको अपशिष्ट सूची में रखा जाता है और उस पर कानून संसद बनाता है, याद रखिएगा आप सभी। बात समझ गए? अगला है राज्यों में मनी बिल प्रस्तुत किया जा सकता है। देखिए फ्रेंड, जितने भी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं सभी एक बार सेशन को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन है कि राज्य में मनी बिल प्रस्तुत किया जा सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में सी, केवल विधानसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। याद रखिएगा आप सभी, कहां पे? केवल विधानसभा में ही किया जा सकता है। अगर यहां पर बात किया जाए कि मनी बिल क्या होता है, पता है आप सभी को? मनी बिल केवल राजस्व, टैक्स या खर्च आदि से ही जुड़े विषय होते हैं मनी बिल। बात समझे आप सभी? और केंद्र में मनी बिल केवल लोकसभा में पेश होता है। अगर केंद्र में बात किया जाए तो ये लोकसभा में पेश होगा। कहां पे होगा? लोकसभा में पेश होगा। और राज्य में बात किया जाए तो केवल विधानसभा में ही पेश होगा। बात समझ गए? अगला है समानता प्रधानमंत्री होते हैं। तो समानता प्रधानमंत्री जो होते हैं लोकसभा के बहुमत दल के नेता होते हैं। ऑप्शन में सी राइट आंसर होगा। अगला है रॉलेट एक्ट अधिनियम कब पारित किया गया था? ये सभी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। अच्छा, प्रधानमंत्री की पद के बारे में किस अनुच्छेद में चर्चा किया गया है पीएम का? तो अनुच्छेद 75 में वर्णित किया गया है। ये एक फैक्ट याद रख सकते हैं आप सभी। तो रॉलेट एक्ट 1919 में पारित किया गया था। इसी को हम काला कानून कहते थे, याद रखिएगा आप सभी। और इस अधिनियम का काफी विरोध भी किया गया था और इसी के कारण जो है कि जलियांवाला बाग में एक जनसभा आयोजित किया गया था जब सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार किया गया था। तो वहीं पर जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है, रॉलेट एक्ट के विरोध में ही चलाया गया था वो आपका जनसभा, जिसमें जनरल ओडायर ने अंधाधुंध गोली चलवाया था, जिसे हम सभी जलियांवाला बाग के नाम से जानते हैं। थॉमस कप किस खेल से संबंधित हैं? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में। थॉमस कप जो है ये आपका बैडमिंटन से संबंधित है, याद रखिएगा आप सभी। बात समझे? अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि भारहीनता होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति में भारहीनता होती है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, कर लगाने की वह कौन सी विधि है जिसमें कर की राशि बढ़ने पर कर की दर में वृद्धि होती है? क्वेश्चन नंबर 14 का सवाल को आपसे समझिएगा। कर लगाने की वह कौन सी विधि है जिससे कर की राशि बढ़ने पर कर की दर में वृद्धि होती है? तो इसका राइट आंसर होगा प्रगतिशील कर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा। देखिए प्रगतिशील कर क्या होता है पता है आप सभी को? जैसे कि आप सभी कह सकते हैं कि इनकम टैक्स, यानी कि जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ता है ना तो उस पर टैक्स लगाया जाता है, वही आपका प्रगतिशील टैक्स होता है। बात समझे आप सभी? और प्रगतिशील कर क्या होता है पता है आप सभी को? जैसे जैसे आपका आय बढ़ेगा उसी प्रकार से टैक्स बढ़ते चल जाता है, इसमें प्रगति होते रहता है। अगला है क्षुद्र ग्रह किनकी कक्षाओं के बीच होते हैं? तो क्षुद्र ग्रह जो है मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में स्थित है। याद रखिएगा आप सभी, मंगल और बृहस्पति के बीच में। मंगल को हम सभी लाल ग्रह कहते हैं, बृहस्पति जो है ये आपका सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह होता है।
अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षण विधि प्राकृतिक में स्थानिक है, यानी कि प्राकृतिक तौर पर संरक्षित किया जा रहा है। तो एक होता है स्वस्थानिक, जिसे हम सभी इन सीटू कंजर्वेशन के नाम से जानते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसमें हर जीव जंतु को जो कह सकते हैं कि खतरा होने वाला है उसको प्राकृतिक रूप से संरक्षित किया जाता है। जैसे हॉट स्पॉट क्षेत्र बनाया जाता है, राष्ट्रीय उद्यान बनाया जाता है, वन्यजीव अभ्यारण्य बनाया जाता है, ये सभी आपका प्राकृतिक तौर पर संरक्षित किया जाता है। और उसके बाद होता है एक आपका एक्स सीटू कंजर्वेशन। इसमें क्या किया जाता है, यानी कि बाह्य स्थाने, इसमें बाहर रखकर जीव जंतु को संरक्षित किया जाता है। जैसे कि चिड़ियाघर हो गया, जैव मंडल निचय हो गया, ये सभी क्या है आपका बाह्य स्थाने है जो कि बाहर में रख के संरक्षित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में ए होगा, हॉट स्पॉट। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि समुद्र के किनारे उगने वाला वृक्षों में वार्षिक विलय नहीं होते हैं क्योंकि। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अस्पष्ट जलवायुवीय विभिन्नता होती है इसी कारण से। तो सी राइट आंसर होगा। अगला है जलोदभिद निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण जल पर तैरते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तो ये आपका वायु तक के कारण तैरते हैं, ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपना जल अरब सागर में गिराती है। तो देखिए यहाँ अरब सागर की बात किया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा ताप्ती। ताप्ती और नर्मदा ये दोनों अपना जल अरब सागर में गिराती है और एस्चुरी का निर्माण करती है, जबकि स्वर्ण रेखा हो गया, गोदावरी हो गया, महानदी, ये सभी बंगाल की खाड़ी में गिराती हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, अरब सागर ये वाला क्षेत्र है और बंगाल की खाड़ी ये है। तो पूर्वी वाला भाग बंगाल की खाड़ी, पश्चिमी वाला भाग अरब सागर। नाइट्रोजन उर्वरक की अधिकता का कारण क्या है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा विकास की समस्या, याद रखिएगा आप सभी। तो नाइट्रोजन उर्वरक की अधिकता का कारण क्या है, विकास की समस्या, यानी कि विकास में समस्या होने लगता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा क्या होगा। तो देखिए घड़ी की स्प्रिंग में जो भंडारित ऊर्जा होता है वो स्थितिज ऊर्जा होता है। जैसे कि बांधा हुआ पानी है तो वहाँ स्थितिज ऊर्जा है। कह सकते हैं कि खींचा हुआ धनुष जो होता है उसमें स्थितिज ऊर्जा होता है। जैसे धनुष खींच के हम छोड़ दिए तो उसमें गतिज ऊर्जा होगा। चलता हुआ हथौड़ा गतिज ऊर्जा, बहता हुआ पानी गतिज ऊर्जा, याद रखिएगा आप सभी। तो घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा स्थितिज होता है। अगला है टेलीविजन के रिमोट कंट्रोल में प्रयुक्त विद्युत चुंबकीय तरंग कैसी होती है। तो इसमें जो तरंग होता है वो अवरक्त तरंग, याद रखिएगा आप सभी, अवरक्त तरंग का उपयोग किया जाता है। टीवी रिमोट वाला जो होता है इसमें अवरक्त तरंग होता है। अगला प्रश्न है कि स्वचालित वाहनों के रेडिएटर में प्रतिहिम रूप में किस पदार्थ का प्रयोग होता है। तो यहाँ प्रतिहिम की बात किया गया है, तो मेथिल एल्कोहल और H2O का प्रयोग होता है, तो याद रखिएगा आप सभी। अगला है हाइड्रोलिक प्रेस किसका उपयोग होता है। तो देखिए हाइड्रोलिक प्रेस की अगर बात किया जाए तो ये पास्कल के नियम पर उपयोग होता है, ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। अगला है कि निम्न में से MLT-2 किसके आयाम है, यानी कि आयाम के बारे में पूछा गया बीमा, तो ये बल का हो जाएगा, याद रखिएगा आप सभी। अगला प्रश्न देख लीजिएगा कि क्या घटित होने पर सहज परिवर्तन होता है। तो देखिए क्या घटित होने पर सहज परिवर्तन होगा, ये मुक्त ऊर्जा में कमी के कारण जो है कि सहज परिवर्तन होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्न में से कौन सा एक गैर चुंबकीय पदार्थ है। तांबा जो है ये गैर चुंबकीय पदार्थ है, जबकि लोहा, निकेल, कोबाल्ट ये सभी चुंबकीय पदार्थ है। अगला है कि जब कोई दौड़ती हुई कार अचानक रुक जाती है तो यात्री जो है आगे की ओर झुक जाते हैं, ऐसा क्यों होते हैं। तो ये गति जड़त्व के कारण होते हैं, याद रखिएगा। जैसे कि अचानक अगर गाड़ी रुका तो आगे की ओर झुक जाइएगा, अगर भाई अचानक अगर गाड़ी चल गया तो आप पीछे की ओर झुक जाते हैं, ध्यान दीजिएगा आप सभी। तो ये गति जड़त्व के कारण ऐसा हमको लगता है, ध्यान दीजिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन है कि K4 NiCN4 में निकेल की ऑक्सीकरण संख्या क्या है। तो ऑक्सीकरण संख्या इसमें इसका शून्य होता है, याद रखिएगा आप सभी। क्या होता है, शून्य होता है। डायरेक्ट एग्जैक्ट प्रश्न को याद रखिएगा। लोहे में जंग लगना क्या है। देखिए लोहे में जंग लगना एक आपका विद्युत रासायनिक परिवर्तन है, याद रखिएगा आप सभी। लोहे में जंग लगना, कागज का जलना, मोमबत्ती का जलना, ये सभी आपका रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। जबकि भौतिकी परिवर्तन का उदाहरण क्या है, मोम का पिघलना भौतिकी परिवर्तन है। उसी प्रकार से कहते हैं कि पानी का उबलना या पानी का वाष्प में बदलना, ये क्या है, भौतिकी परिवर्तन है। बर्फ जमना भौतिकी परिवर्तन है।
अगला है कि रेडियो धर्मी तत्व किसका उत्सर्जन करते हैं। सिंपल भाषा में समझिए कि रासायनिक परिवर्तन वो होता है जिसको एक बार उपयोग कर ले तो दोहरा को उसको उस रूप में नहीं बना सकते। जैसे कागज को जला दिए हैं तो कागज को हम जला के फिर से उसको नहीं बना सकते हैं। जैसे अगर कोई कागज था उसको हम जला दिए, ठीक है, तो उसको पुनः कागज हम नहीं बना सकते हैं। जबकि भौतिकी परिवर्तन में क्या होता है कि अगर पानी है उसको बर्फ जमा दिए हैं तो फिर से उसको पिघला के हम पानी बना सकते हैं। बात समझिए, अगर मोम को हम पिघलाए हुए हैं तो फिर से उसको मोम का आकार दे सकते हैं। बात समझ गए, तो वो भौतिकी परिवर्तन होता है। तो रेडियो धार्मिक तत्व की बात किया जाए तो ये कौन उत्सर्जित करता है, तो आपका अल्फा बीटा गामा ये तीनों उत्सर्जित करता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अगला है कि क्रूड ऑयल को कभी कभी मधुर क्यों कहा जाता है। तो देखिए, क्रूड ऑयल को कभी कभी मधुर जो कहा जाता है इसका कारण है कि ये सल्फर का अंश कम होने से कुछ मधुर होता है। सल्फर का अंश जो कम होता है इसी कारण से क्रूड ऑयल कभी कभी मधुर होता है। अगला है सिलिकॉन क्या है। राइट आंसर होगा सिलिकॉन एक अर्धचालक पदार्थ होता है, याद रखेंगे आप सभी। अगला प्रश्न है कि आणविक कक्षा का अभिन्यास किस नियंत्रण से होता है। तो देखिए, आणविक कक्षा का अभिन्यास जो नियंत्रित होता है चुंबकीय क्वांटम संख्या से। तो ऑप्शन में बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि मिथाइलेट स्प्रिड एक मिश्रण है। राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएगा मिथाइल एल्कोहल और इथाइल एल्कोहल का मिश्रण होता है। तो बी करेक्ट आंसर होगा। आइए अगला प्रश्न देखिएगा आप सभी कि पशुओं में हीमोग्लोबिन के सदृश पर पौधे में कौन सा अणु होता है। आंसर ऑप्शन में से हो जाएगा क्लोरोफिल होता है, याद रखिएगा आप सभी। क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। अगला क्वेश्चन है कि शीघ्र संवेदी पदार्थों की झिल्लियों में क्या होता है। राइट आंसर ऑप्शन में दीजिएगा उच्च अनुपात में असंतृप्त वसा अम्ल होता है शीत संवेदी पदार्थों की झिल्लियों में। तो डी राइट आंसर होगा। अगला है कि करक्यूमिक जो है ये किससे पृथक किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन में भी जाएगा हल्दी से, याद रखिएगा आप सभी। अगला है कि जिस प्रक्रिया के माध्यम से अतिरिक्त प्रकाश ऊर्जा प्रकाश संश्लेषण में छितर जाती है उस प्रक्रिया को हम सभी क्या कहते हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जिस प्रक्रिया के माध्यम से अतिरिक्त प्रकाश ऊर्जा प्रकाश संश्लेषण में छितर जाती है उस प्रक्रिया को हम सभी किस नाम से जानते हैं। राइट आंसर होगा समन के नाम से जानते हैं इसे। अगला है कि पौधे किसकी अधिकता के कारण मुरझाने लगता है। राइट आंसर होगा वाष्प उत्सर्जन के कारण जो है कि पौधे मुरझाने लगते हैं, याद रखिएगा आप सभी। अगला है झुककर मैंने पूछ लिया खाग या मानो झटपट, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अलंकार का वेटेज अच्छा खासा है तो यहाँ से प्रश्न बनने का प्रबल संभावना है। और जितने प्रश्न अभी बता रहे सारे इंपॉर्टेंट है अलंकार का। तो इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या बताएं हैं कि इसमें आपको मानो हो गया, जानो हो गया, जानो हो गया, जनहु शब्द देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ मानो शब्द के यहाँ पे है तो इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। चरल कमल बंदो हरिराय में कौन सा अलंकार है। तो चरल कमल बंदो हरिराय में रूपक अलंकार है। यहाँ पर देखिएगा तो चरण जो है वो बिल्कुल कमल के सम्मान में बताया जा रहा है, यानी कि समान बताया जा रहा है। आपको क्या बताएं कि कोई भी चीज को किसी रूप में बताया जाए तो वहां पर रूपक अलंकार होता है। जिस छंद के प्रत्येक चरण में 2 तगन 2 जगन और 2 गुरु वर्ण होते हैं उसे हम सभी क्या कहते हैं, हरिगीतिका के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा आप सभी, क्या कहते हैं, हरिगीतिका कहते हैं। वर्ण और मात्रा में क्या अंतर होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों होगा। तो वर्ण और मात्रा में क्या अंतर है, तो आपका वर्ण स्वर अक्षर और मात्रा स्वर का है और वर्ण स्वर का और मात्रा भी स्वर का है। तो दोनों इसका राइट आंसर होगा, बस यह अंतर है, ज्यादा कुछ अंतर नहीं है। अगला प्रश्न देखिएगा आप सभी, एक काव्य गुण दिया हुआ है कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तीन तैसी, इस पंक्ति में कौन सा काव्य गुण है। तो इसमें प्रसाद काव्य गुण है, ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। अगला है कि इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। इसका राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएगा कि एक
काकतर बच्चों को खिलाओ ये गलत है। एक काक बच्चों को खिलाओ यहाँ पर सही होता है, बाकी बात ये सभी सही है। आपका ऑप्शन में बी वाला गलत है। अगला है किस अलंकार में एक ही शब्द के अनेक अर्थों का बोध होता है। मान लीजिए कि एक शब्द है, उसका अनेक अनेक अर्थ है। जैसे कि कनक का नाम लेते हैं तो कनक का अर्थ सोना भी होता है, कनक का अर्थ धतूरा भी होता है, तो ये यमक अलंकार में होता है। एक ही शब्द है, उसका अर्थ अलग अलग है। अगला है कि जब से है आंख लगी ना तब से है आंख लगी में कौन सा अलंकार होगा। तो यहाँ पर विरोध प्रकट किया जा रहा है कि जब से है आंख लगी तब से ना आंख लगी, जब से है आंख लगी तब से ना आंख लगी में कौन सा अलंकार होगा। तो यहाँ विरोधाभास अलंकार होगा, क्योंकि इसमें विरोध प्रकट किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। देखिए शुद्ध वाक्य ऑप्शन में से हो जाएगा कि इस कार्य में शिथिलता नहीं दिखानी चाहिए, ये आपका शुद्ध है। बाकी बात ये सभी आपका अशुद्ध वाक्य है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप सभी। चलिए पवित्र का संधि विच्छेद कीजिए आप सभी। तो पवित्र का संधि विच्छेद क्या होता है, प धन इत्र हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी वाला करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा आप सभी। अगला प्रश्न देख लीजिएगा आप सभी कि नीरव का संधि विच्छेद क्या होगा। तो नीरव का होता है नि धन रब होता है, जिसमें विसर्ग का प्रयोग होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी वाला करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा। यहाँ पर बड़ी ई का प्रयोग हुआ है, बड़ी ई का नहीं होगा, छोटी ई का होता है। बात समझ गए आप सभी, क्योंकि यहाँ पर छोटी ई में परिवर्तित हो जाता है बड़ी ई, ध्यान देंगे आप सभी। तो चलिए आज कितना ही, आज की सेशन में कुल हम आपको 51 प्रश्न कंप्लीट करवाए हैं, जो आपके पेपर के लिए अति महत्वपूर्ण था। हर प्रश्न को याद जरूर करिएगा। मिलते हैं, जय हिंद, वंदे मातरम।